Hello friends. Today we will discuss about Scottish Enlightenment. Scottish Enlightenment is also very important topic in the series of History of English Language and Literature. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसमें ये क्यों ज़रूरी है ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा अगर हमने स्कॉटिश एनलाइटमेंट के बारे में अच्छे से जानना है। जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उनकी डेथ हो जाती है 1603 में और शी वाज अ वर्जिन क्वीन। उनकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने शादी नहीं की थी जिसकी वजह से उनका कोई भी बच्चा नहीं होता। इंग्लैंड के पास कोई भी नेक्स्ट किंग नहीं होता। फिर उसके बाद बनते हैं जेम्स फर्स्ट किंग बनते हैं इंग्लैंड के। वो क्यों बनते हैं आप इस स्लाइड में देखो, मैंने आपको अच्छे से समझाया था, जैकोबियन एज में समझाया था आपको कि जो हेनरी सेकंड थे उनके दो बच्चे थे। एक था हेनरी एट, एक थे मार्गरेट ट्यूडर। उनकी जो बेटी थी मार्गरेट ट्यूडर, उनकी शादी हो जाती है स्कॉटलैंड के राजा जेम्स फोर्थ से और उनका दोनों का बच्चा होता है जेम्स फिफ्थ। जेम्स फिफ्थ शादी करता है मैरी फर्स्ट से और इन दोनों का बच्चा बेटा होता है जेम्स सिक्स। इनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये राज कर रहे हैं स्कॉटलैंड में। तो जो हेनरी सेकंड का जो बेटा था हेनरी एट वो किंग बनता है इंग्लैंड का। तो इनकी डेथ के बाद इनकी जो बेटी है एलिजाबेथ फर्स्ट वो क्वीन बनती है। क्वीन वर्जिन रहती है, उनका कोई भी बच्चा नहीं होता। तो अब इंग्लैंड को भी तो किंग चाहिए। तो इसका जो ये क्लोज रिलेटिव है ये है जेम्स सिक्स। तो इसको बना दिया जाता है इंग्लैंड का राजा और उसको इंग्लैंड में जेम्स फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। स्कॉटलैंड में उसको जेम्स सिक्स के नाम से जाना जाता है और इंग्लैंड में जेम्स फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। तो अब जो जेम्स फर्स्ट है वो रूल कर रहा है, वो किंग है इंग्लैंड का भी और स्कॉटलैंड का भी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बट अगर देखा जाए जो पार्लियामेंट है वो डिफरेंट है। इंग्लैंड की अलग पार्लियामेंट है और स्कॉटलैंड की अलग से पार्लियामेंट है। फिर उसके बाद 1707 में एक एक्ट पास होता है, एक्ट ऑफ यूनियन नाम से ये पास होता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के साथ होता क्या है, जो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड की जो लेजिस्लेटिव है पार्लियामेंट है उसको कॉमन कर दिया जाता है। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के पार्लियामेंट को दोनों को मिला दिया जाता है और उसको नाम दिया जाता है द ग्रेट ब्रिटेन पार्लियामेंट। द ग्रेट ब्रिटेन नाम से जाना जाता है। अब जो इंग्लैंड के पास तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ही रूल बनाएगी स्कॉटलैंड के लिए। तो अब स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है उसकी तो सारी फ्रीडम चली गई है, मगर फ्रीडम तो चली गई है मगर स्कॉटलैंड के तो फिर भी फायदा ही होता है। स्कॉटलैंड में 1727 में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एस्टेब्लिश होती है और इस बैंक के एस्टेब्लिश होने के बाद इकोनॉमी बहुत ग्रोथ होती है, इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ होती है, बिजनेस में भी डेवलपमेंट होती है, इम्प्रूवमेंट होती है स्कॉटलैंड में। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ स्कॉटलैंड में 5 मेजर यूनिवर्सिटीज़ थी जबकि इंग्लैंड में सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी थी, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। और स्कॉटलैंड में 1750 के अगर टाइम को देखा जाए तो 75% लिटरेसी रेट देखने को हमें मिलती है, ये डाटा बताता है। 1763 में स्कॉटलैंड में सिर्फ 6 प्रिंटिंग हाउसेस थे और 3 पेपर मिल्स थे और ये इंक्रीज होकर 16 प्रिंटिंग हाउस और 12 पेपर मिल्स हो जाते हैं 1783 में। इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और तरक्की हो रही है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड की अगर मैं फेमस पर्सनैलिटी की मैं बात करूं, एडम स्मिथ बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं
और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इनका फेमस वर्क है द वेल्थ ऑफ द नेशंस। और इन्होंने प्रेडिक्शन भी की थी, एडम स्मिथ ने, इन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि जो अमेरिका है वो आने वाले जो समय में पूरे वर्ल्ड में से स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन होगा। तो ये सच भी हुआ है और इनके आइडिया से बहुत सारी रेवोल्यूशंस भी हुई हैं। आगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क की बात करें, हम स्कॉटलैंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट वर्क है। और ये वर्क किसी एक बंदे का, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं लिखा हुआ। दिस इज़ अ वर्क बाय अ सोसाइटी ऑफ जेंटलमैन इन स्कॉटलैंड और इसको 1768 से लेकर 1771 तक लिखा गया, यानी कि 1771 को इस वर्क को कंप्लीट किया गया। और इस वर्क में मेजर कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें वो है कॉलिन मैकफार्क्यूर एंड एंड्रयू बेल का मेजर कंट्रीब्यूशन है। वैसे दिस इज अ वर्क बाय अ सोसाइटी ऑफ जेंटलमैन इन स्कॉटलैंड। और इसके जो 3 वॉल्यूम्स हैं, जो फर्स्ट ऑफ 3 वॉल्यूम्स पब्लिश होते हैं 1771 में और उसमें 2659 पेजेस होते हैं। और इसका 4th एडिशन भी आता है 1800 में। अब इसके 16,000 पेजेस हैं एंड 12 वॉल्यूम्स हैं इस इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के। बिगनिंग में, शुरुआत में जो इसकी पब्लिकेशन है वो एडिनबर्ग में होती थी। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की कैपिटल है। और बाद में 1868 के नियर अबाउट तो अमेरिका की जो पब्लिशिंग कंपनी है वो इसको खरीद लेती है, बाय कर लेती है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को। फिर उसके बाद अमेरिका में इसकी पब्लिशिंग होती है। और आगे बात करें हम स्कॉटलैंड के फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में। रॉबर्ट फर्ग्यूसन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर है ये भी स्कॉटलैंड की। अगर रॉबर्ट बर्न्स है ना, तो ये नेशनल पोइट माने जाते हैं, ये स्कॉटलैंड के रॉबर्ट बर्न्स। इनके ऊपर रॉबर्ट फर्ग्यूसन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और रॉबर्ट फर्गसन ने ही पेनी लाइब्रेरी शुरू की थी स्कॉटलैंड में। पेनी लाइब्रेरी को अगर मैं बताऊं, पेनी मतलब बहुत थोड़े पैसे में, थोड़े पैसों में आप बुक्स खरीद सकते हो, खरीदनी बोरो कर सकते हो। जैसे आज भी हम लाइब्रेरी खुली पड़ी हैं, हमें तो पता ही है लाइब्रेरी में हम बुक्स लेते हैं और पढ़ते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं। तो थोड़े से पैसों में इन्होंने पेनी लाइब्रेरी शुरू की थी, जिसकी वजह से हर एक कॉमन पर्सन भी, कॉमन मैन भी अवेल कर सकता था। गरीब से गरीब, जो पुअर से पुअर लोग भी इसको पढ़ सकते थे, अवेल कर सकते थे। इसीलिए स्कॉटलैंड की लिटरेसी रेट 75% हो गई थी। तो रॉबर्ट फर्गसन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। I hope this video will be helpful for you. Thanks for listening me. God bless you.